स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर पे बात करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मोल पे याद होगा बात की थी और उसकी बेसिक चीज़ें सीखें। अब हमें उस पर सेकेंड चीज़ें हमें गौर करनी है, सेकेंड चीज़ों के बारे में हमको देखना है कि कैसे सेकेंड पार्ट में हम कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे उसका जो एक बोलते हैं ना कि नब्ज पकड़ना, कैसे हम उसके नब्ज को पकड़ेंगे और तुरंत देखते ही हमको ये पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैसे एग्जैक्ट पॉइंट पे हमको पहुंचना है। तो इस चीज़ को हमको आज देखने वाले हैं। तो जैसे देखो, बेसिक चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि मोल अगर याद हो थोड़ा सा एक बार देख लें कि मोल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है और इस नंबर से हमें खेलना है, डील करना है बस। ठीक है, ये एक नंबर है, इस पे हमको बात करनी है। अब उसमें अगर आपको याद हो तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी आप मोल देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसे एक नंबर समझे। फिलहाल इतना तो आप जानते हैं कि एक यूनिट है, इसके लिए आप परेशान ना रहें। ठीक है ना, यूनिट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पदार्थ की एक इकाई बोल सकते हैं। लेकिन आगे हम इसको समझना कि आगे अब हम कैसे क्वेश्चन में इसको डील करना, कैसे समझना। देखो, अब इसको आगे समझने के लिए थोड़ा सा हमको तीन चीज़ें समझनी, उस पर आप ध्यान दें। देखो, एक होता है परमाणु, इन शब्द को हमको समझना है। बाकी देखिए, आप मुझे पता है कि आप परमाणु जानते हैं, परमाणु क्या होता है, अणु जानते हैं, यौगिक जानते हैं, बट मेरे नज़रिए से थोड़ा सा इसको आप समझ लें, इस चैप्टर के नज़रिए से इसको समझें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको एक बार पकड़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए गौर करना। जैसे एक परमाणु, परमाणु के बाद अणु, अणु के बाद आपका यौगिक, यौगिक, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इसे हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल है और ये एटम। अब देखो आगे बात करते हैं। परमाणु, अणु, यौगिक, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो बार बार ये तीनों चीजें आएंगी और आपको बहुत परेशान करेंगे। जैसे एक बार थोड़ा सा समझ लें कैसे आएगा और कैसे हमको परेशान करेगा। जैसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि 44 ग्राम मतलब 44 ग्राम CO2 का भार है। अब कहेगा इसमें कुल परमाणु बता दीजिए, फिर बोलेगा कुल अणु बता दीजिए, परमाणु के बाद क्या बोलेगा, अणु बता दीजिए। फिर आपसे बोलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या बता दीजिए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पे आपको बार बार परेशान कर रहा होगा। जैसे NaCl लिखेगा और NaCl में बोलेगा कि NaCl में कुल मोल बता दीजिए। जैसे कुछ ना कुछ NaCl का भार दिया होगा, हो सकता है आपको 58.5 दिया है, ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी दिया है, ठीक है, या आपको दिया है टोटल 200 दिया है कि बोलेगा 200 ग्राम भार है NaCl का और इसमें अणु, परमाणु, यौगिक बता दें। फिर उसमें हो सकता है जैसे उसमें ये कहेगा कि आप अणु बता दें, मोल अणु बता दें, कुल परमाणु बता दें। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना है कि कैसे हमें इसे तोड़ना है। अब देखो समझो, जैसे आप जानते हैं जो भी आवर्त सारणी में तत्व लिखे रहते हैं सामान्यतः सिंबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब हमारे तत्व हैं। हर एक तत्व का छोटा सा छोटा रिप्रेजेंटेटिव या जिस भी तत्व को हम दर्शाते हैं छोटे से छोटे ये बोल सकते हैं कण के द्वारा, वो हमारा क्या है, परमाणु, सब्सटेंस। फिर उसी के बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अणु। अब समझिएगा, जैसे देखिए, जैसे मेरे पास आयरन का ये एक बॉक्स है, तो ये किसका है बॉक्स, आयरन का, लोहे का। अब इसका मतलब ये पूरा का पूरा लोहे के छोटे छोटे परमाणु से मिलके बना होगा और एक परमाणु को लोहे को हम Fe कहते हैं। तो बहुत सारे जब आपस में मिल गए होंगे तो पूरा एक बॉक्स ये बन के तैयार होगा। लेकिन ये पूरे बॉक्स में क्या एक होगा, क्या अरबों खरबों इतने परमाणु होंगे आयरन लोहे के, इतने ज्यादा होंगे जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, आप ये भी नहीं बता सकते हैं, आप जानते भी नहीं होंगे कि इतने ज्यादा इसमें परमाणु होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप इसमें। अब जैसे आप कभी भी गौर करिएगा, ठीक है, आप कभी भी गौर करिएगा इन सारी चीजों पे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी ही है कि आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जैसे देखो, अगर बात करूं मैं, परमाणु है, अब जैसे मैं ये बॉक्स की बात करूं, इस बॉक्स में आयरन है। अब ये आयरन अगर है
तो इसमें सभी के सभी कण किसके होंगे? सब के सब किसके होंगे? आयरन के परमाणु होंगे, सब के सब आयरन के परमाणु होंगे। उसके बाद अगर अब ये एक परमाणु तो है ना, बहुत सारे, तो बहुत सारे मिल गए तो अणु परमाणु मिलके क्या बन गए? अणु बन गए, अणु बन गए होंगे। बिल्कुल, ये सब क्या बन गए होंगे? अणु बन गए होंगे। ठीक है, और अणु आपस में जब होंगे तो पूरे के पूरे ग्रुप में और समूह में होंगे। तो इसीलिए आपको जब भी कोई चीज दिखाई पड़ती है तो सामान्यतः उसमें परमाणु नहीं रहते बेटा, क्या रहते हैं? अणु। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यौगिक कैसे पता चलेगा कि सर यौगिक क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यौगिक की, तो यौगिक को समझिएगा आप परिभाषा में समझिए। जैसे मान लो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है तो ये परमाणु है, दो हाइड्रोजन हो गए तो अणु हो गए। परिभाषा होती कि एक या एक से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अगर एक अकेला है तो क्या है? परमाणु। एक से ज्यादा हो गए तो क्या हो गए? अणु। और यदि दो या दो से अधिक हैं और कम से कम उनमें दो भिन्न प्रकार के हैं, आपका कोई भी परमाणु है तो वो यौगिक हो गया। जैसे देखो इसमें कुल कितने प्रकार के तत्व हैं? प्रकार में दो हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। लेकिन संख्या में टोटल कितने? तीन। ये हाइड्रोजन की संख्या दो है, ऑक्सीजन के एक, तो संख्या में तो ये तीन है। ठीक है, तो इसी चीज को हमको समझना है कि कब परमाणु होगा, कब अणु होगा, कब यौगिक होगा। ये सारी चीजें हम क्लियर करें तो फिर आगे हमको थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट में और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप गौर करिएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो इस चीज़ पे आप लोग गौर करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो आगे चलते थोड़ा सा समझें। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल पे अगर लूं, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? एक। तो इसका मतलब आप तुरंत बोलें सर अकेला है, सिंगल है, परमाणु होगा। कोई डाउट नहीं रखना, परमाणु है। एक से अधिक है, एक ही प्रकार का, सिर्फ और सिर्फ यही है, इसका मतलब तुरंत समझ जाइए क्या है? अणु है। एक है, एक, देखिए यहां पे कितने हैं? तीन हैं, लेकिन प्रकार में कितने हैं? दो। तो समझ जाइए क्या हो जाएगा आपका? ये अब आपका यौगिक हो चुका है। ये यौगिक है, कंपाउंड है, ये समझ लीजिए। तो ये तो हो गया आपका एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल, और ये हो गया आपका कंपाउंड, या जिसे आप क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है, इसी चीज को आप इस चीज को गौर करिएगा। अब जैसे यहां पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इस पे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा Cl2 तो तुरंत आप समझ जाएं अणु है। क्यों? क्योंकि सर एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो बिना सोचे समझे आपको बोलना है कि ये अणु है। एक से ज्यादा है ना, बिल्कुल परिभाषा ही है। दो या दो से अधिक, कितने हैं? दो है ही है। जैसे O3 का मतलब ये भी क्या है? आपका अणु है। क्यों? दो से ज्यादा है, तीन है, संख्या में कितने? तीन। लेकिन तीनों के तीनों क्या है? ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन के एक, दो, तीन ऑक्सीजन मिलकर के ओजोन बना रहे हैं, तो ये अणु है। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल। अब जैसे मैंने लिखा NaCl, अब इसमें सावधान। अच्छा एक चीज देखो, कितने हैं? संख्या में दो हैं, बिल्कुल। आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया, कैपिटल लेटर के बाद यदि स्मॉल लेटर आ जाए तो एक ही तत्व माना जाएगा। कैपिटल लेटर के बाद यदि स्मॉल लेटर आ जाए तो एक ही तत्व माना जाएगा। तो टोटल कितने तत्व हैं? कितने परमाणु हैं? दो, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का। ठीक है, दो हैं। अब अगर ये दो हैं तो अणु भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अणु की देखो, अब यहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बोलो सर आज तक तो हमें यही पढ़ाया गया कि ये यौगिक होता है। बिल्कुल बेटा, यौगिक ही है ये, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये यौगिक नहीं, बिल्कुल यौगिक है। मॉडर्न परिभाषा बिल्कुल यही कहती है कि यदि दो या दो से अधिक हो तो दो प्रकार के हैं, और कम से कम उसमें दो भिन्न प्रकार के हैं, तो दो भिन्न प्रकार के, एक सोडियम एक क्लोरीन, तो वो सदैव यौगिक होगा। लेकिन ओल्ड जो डिफिनीशन है परिभाषा, वो ये कहती है आज भी कि यदि अगर ये एक दो से अधिक हैं, ये दो से अधिक है तो अणु होगा। अब जैसे देखो गौर करिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे? आप बताओ, जब भी कभी NaCl का आप भार लिखते हो तो क्या ये बोलते हो क्या ये यौगिक भार है? हमेशा यही तो बोलते हैं कि NaCl का अणु भार इतना दिया है। भार जब आप लिखते हो तो यही बोलते हो ना, यौगिक भार नहीं बोलते हो, हमेशा क्या बोलते हैं? अणु भार। जैसे आप उससे कैल्शियम कार्बोनेट
जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, अब बोला गया इसका अणुभार कितना होगा, तो तुरंत आप जोड़ के लगभग 100 होता है, तो आप बता देते हो 100 है। जो आगे मैं इसको सिखाऊंगा कैसे निकाला जाएगा, फिलहाल अभी समझ लो, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से बात कर रहे हैं, हम सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं, किसी को ज़्यादा आ रहा है, किसी को कम आ रहा है, उससे कोई डाउट नहीं, हमको सब कुछ बताना है। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा। जैसे मान लो कोई ऐसा पॉइंट है आपको लगता है कि ये चीज़ हमको आ रही है, ठीक है, हमको पता है, तो आप वहाँ पे वीडियो की स्पीड जाके यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, आप बढ़ा लीजिए, आप नॉर्मल से 1.5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 में तो फिलहाल बहुत तेज़ हो जाएगा, फिलहाल अपनी स्पीड वैसे अच्छी है, तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान, जहाँ पे आपको चीज़ें आ रही हैं कि नहीं हमको ये पता है, नहीं पता है तो एक ही चीज़ समझिए और समझिए ज़रूर, क्यों, हो सकता कोई नई बात पता चल जाए जो आपको अभी तक नहीं पता थी। और ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ें आप गौर करेंगे जो आपको अक्सर केमिस्ट्री में बहुत ही बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा समस्या क्रिएट करते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट। अब यही चैप्टर बहुत समस्या पैदा करता है, इतना समस्या पैदा करता है, लगता है कि डाउट के मारे भरमार लगा हुआ। अब फिर जब एक साथ 10-12 डाउट आ गए तो बच्चे को पढ़ने में, चैप्टर पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो सारी समस्याएं से बचना है। अब देखो आगे गौर करो फिर से, तो सामान्यतः ये है तो बेटा यौगिक, लेकिन ये अणु भी है पुरानी परिभाषा के हिसाब से। नई परिभाषा के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्या है, यौगिक है, ये चीज़ ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है बेटा, यौगिक। क्यों, अब आगे समझो, देखो इधर जैसे, ठीक है, ये एक चीज़, हाँ आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लें, लिखते चलेंगे साथ साथ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए आगे, जैसे अब फिर से मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा परमाणु, तो परमाणु में बेटा देखिए, जैसे हाइड्रोजन एक परमाणु है, किसका परमाणु है, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन अकेला है, परमाणु है। Fe एक परमाणु है, कॉपर एक परमाणु है, जिंक एक परमाणु, सब के सब परमाणु हैं, क्यों, अकेले हैं, ठीक। अब जैसे मैं यहाँ पे यहीं पे अणु के लिए लिखूं, तो अणु के लिए आप तुरंत पहचान जाएंगे। अब कैसे, एक से ज्यादा दिखे अणु, जैसे H2O अणु है, लेकिन साथ ही साथ H2O एक क्या है, यौगिक भी है। कैसे सर, आपने कैसे कह दिया कि एक यौगिक है, बिल्कुल बेटा, H2O टोटल बताओ कितने इसमें, अगर बात करूं H2O टोटल बताओ इसमें कितने हैं, कितने परमाणु हैं, 3 परमाणुओं से मिलकर ये एक यौगिक बना। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी बेटा, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बेटा, 1, ठीक है ना, इस चीज को भूलेंगे नहीं। और परिभाषा कहती है यदि 2 या 2 से अधिक, तो बिल्कुल 3 है, संख्या में कितने हैं, 3, लेकिन इस 3 में कम से कम 2 प्रकार के होने चाहिए, तो बिल्कुल 2 प्रकार का है, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, तो यौगिक होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे O3 लिखूं, तो देखो बेटा O3 अणु है लेकिन यौगिक नहीं होगा, क्यों, संख्या में कितने हैं, 3, लेकिन प्रकार में तो सिर्फ एक ही है ना। अगर प्रकार में एक है तो ये मान के चलिएगा वो सदैव अणु होगा, वो कभी यौगिक होगा ही नहीं। कंपाउंड उसे आप नहीं बोलेंगे, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर आपने CO2 लिखा होता तो इसे आप यौगिक बोल देते, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप जब, और थोड़ा सा मैं किसी दिन इनकी परिभाषा पे और बात करूँगा, एक्चुअल में है कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंस करती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी जैसे देखें, अब CO2, तो क्यों भाई, देखो CO2 की अगर बात करें तो दोनों में आ सकता है, लेकिन ठीक है ना, दोनों में कंसीडर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई अब रीजन समझें। और देखो यौगिक की एक परिभाषा होती है कि यौगिक में हमेशा जो भी किसी भी एलिमेंट या परमाणु से मिलकर जब भी कभी कोई यौगिक बना होता है, एलिमेंट मतलब तत्व, तो उसका रेशियो सदा फिक्स होता है। कहने का क्या मतलब समझिए, जैसे मान लो मैंने लिखा है H2O, तो दुनिया में आप चाहे आप नलका से पानी पी रहे हो तो उस जल की बात करें, चाहे नाले का पानी होगा, ठीक है, चाहे तालाब का हो, चाहे झील का हो बेटा, चाहे समुद्र का हो, ओशियन सी का हो, ठीक है ना, चाहे आपके घर के बगल में जो नाली बह रही जिसमें सुअर तैर रहा है उसका पानी हो, चाहे जिसका पानी हो, दुनिया में पानी है तो सूत्र यही होगा। और सूत्र में अनुपात फिक्स है बेटा, कितना, जब भी पानी का जल का सूत्र आप लिखेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा कितने बनाएंगे, 2 अनुपात में होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, ऑक्सीजन की 1। अगर ये रेशियो फिक्स है, कभी बदल नहीं रहा है, तो वो यौगिक है। और इसमें ये भी याद रखिएगा, यौगिक है और साथ ही साथ शुद्ध है। क्यों,
क्योंकि जिनका अनुपात फिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं। जैसे बेटा देखो इधर, ये एक आयरन का बॉक्स है, अब लोहे का मैं एक टुकड़ा ले लूँ, जैसे मेरे पास जैसे कोई एक लोहे का बॉक्स हो, जैसे ऐसे समझो, मैं आपको एक जैसे दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये एक लोहे का टुकड़ा है, जैसे आप ध्यान से देखें, अब ये लोहे का मेरे पास एक टुकड़ा है, जैसे देखो, तो इसमें कोई काउंटिंग कर सकता है क्या कि कितने लोहे के, मतलब आयरन के एटम, कितने आयरन के एटम यहाँ काउंटिंग की जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ये जैसे आयरन का एक पीस है, इसमें आप काउंटिंग करके नहीं बता सकते हो कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स नहीं है तो प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। और इसे यौगिक नहीं बोल सकते, इसे सिर्फ अणु बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा हैं और कितने हमें नहीं पता। अगर एक से ज्यादा हैं तो ये 100% क्या होगा? अणु होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पहचान है यौगिक की। यौगिक में बेटा रेशियो फिक्स होता है हमेशा। यही तो बेसिक डिफरेंस है। हम अक्सर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, कैसे होगा कैसे होगा। आप चीजों को बारीकी से पढ़िए ना, यहां पे नो डाउट, ठीक है। आयरन का पूरा एक हमने 10 किलो का पूरा एक वो उठा लिया, किलोग्राम जिसे आप बोलते हो अपनी लोकल भाषा में, वेट लिफ्टिंग जैसे वजन तौलने के लिए जो, ठीक है, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए लोकल भाषा में, जैसे हम अपने रूरल एरिया में क्या बोलते हैं उनको, किलोग्राम हो गया, ठीक है। जैसे 1 kg, 1 kg उठा लूँ तो 1 kg में सारा का सारा जो किलोग्राम है 1 किलो का, वो आयरन से ही तो बना है। लेकिन आयरन से बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यौगिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे उसमें जितने छोटे से छोटे कण हैं, परमाणु हैं, वो सब आयरन के हैं, उसमें दूसरा कोई मिक्स नहीं है। और यौगिक यही बात कहता है कि 2 से अधिक तो लो, लेकिन प्रकार में भी कम से कम दो। जैसे अगला एग्जांपल समझो यहाँ पे, जैसे देखो ये मान लो अगर ये CO2 है फिलहाल, जैसे अगला एग्जांपल मैं लिखूँ CO। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, इसे आप ये नहीं बोल, ये कोबाल्ट नहीं, याद है ना। अगर कैपिटल C के साथ स्मॉल में होता तब कोबाल्ट होता, तब ये परमाणु होता, तत्व होता। लेकिन एक C है और एक O है, दोनों ही कैपिटल में, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट नहीं है। अंतर याद रखिएगा। बहुत केमिस्ट्री में आप गलती करते हैं, खासकर ऑक्सीजन के साथ। जैसे आप सिंबल बना रहे हैं SO4, तो ये तो सल्फेट का है बेटा, -2 आवेश होता है, -2 का चार्ज होता है। लेकिन आप जब लिख देते हैं SO, अगर O आपने छोटा बना दिया तो ये सरासर गलत है। आप कभी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, कोई से अच्छे टीचर से, अगर यदि कोई अच्छा टीचर बोर्ड में आपकी कॉपी चेक कर दिया और आपने ऐसे बनाया है तो ये तुरंत गलत है। और यूपी बोर्ड में सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है, वो अक्सर O को छोटा ही बना